नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रूबरू करा देता है। तो आपका बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवश्यक वस्तु अध्यादेश अधिनियम 2020 को अनुमति दे दी है। बता दें कि हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस कानून में संशोधन को अनुमति दी गई थी और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कृषि उत्पादों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया था। बता दें कि आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव की कोशिशें कई साल से चल रही थी। सरकार कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान इसमें संशोधन लाई है। इसके तहत अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि किसानों को इससे काफ़ी फायदा होगा। आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव को लेकर काफ़ी वर्षों से प्रयास हो रहा था। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने इसमें बदलाव की जो बात की है उसमें कहा जा रहा है कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इस बदलाव के तहत अनाज, तेल, प्याज, आलू को बाहर रखा गया है। केरल में गर्भवती हत्ती की हत्या मामले में कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। केरल के पलक्कड़ जिले में गर्भवती हत्ती की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के वन मंत्री के राजू के इस बात की जानकारी दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि जांच टीमों की नज़र 3 संदिग्धों पर है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रियों सहित कुछ लोग घटना का इस्तेमाल राज्य की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। विजयन ने कहा कि घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच कर रही केरल पुलिस और वन विभाग की अपराध शाखा की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और सबूत जुटाए। न्याय काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ट्विटर पर घटना को लेकर रोष जताया और कहा कि केरल और बाहर से हजारों याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और दिल दहला देने वाली इस घटना से उत्पन्न रोष को समझा जा सकता है। मुंबई में आज 1150 नए मामले, 53 लोगों की मौत। मुंबई में आज कोरोना संक्रमण के 1150 नए सामने आए हैं और 53 लोगों की मौत हो गई है। शहर में कुल संक्रमितों की संख्या 45,854 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1330 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ यहां कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 26,334 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 708 पहुंच गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 510 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 35 लोगों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 19,119 हो गई है। लद्दाख में गतिरोध पर बातचीत कल, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कल यानी 6 जून को भारतीय और चीनी सेना के अधिकारी बातचीत करेंगे। भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी सेना के अधिकारी मेजर जनरल लियू लिन के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय सेना के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मेजर जनरल लियू लिन चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिण झीजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर हैं। इंडो पैसिफिक और पूरी दुनिया के लिए हमारे संबंध महत्वपूर्ण, पीएम मोदी। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिरकत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई और इसे आने वाले वक्त में और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे भारत की ओर से मैं ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
5 सालों में देश में विकसित किए जाएंगे 200 नगर वन। शहरी वन योजना के तहत होगी इनका विकास। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर में पर्यावरण को सहेजने की मांग और तेज हुई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत समझी जा रही है, जहां जंगल और जैव विविधता दोनों ही लगभग खत्म हो चुकी हैं। यही वजह है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार ने शहरों में फिर से जंगल विकसित करने की एक नई पहल शुरू की है। शहरी वन योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। इसके तहत अगले 5 सालों में देश भर में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। सीमित ट्रेनों के लिए भी नहीं मिल रहे यात्री। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सहमे लोग, ज़्यादातर सीटें खाली। भारतीय रेलवे के इतिहास में शायद यह पहला ऐसा मौका होगा जब ट्रेनों को यात्रियों के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट तो दूर, कंफर्म टिकट लेने वाले यात्रियों के लाले पड़े हैं। रेलवे बोर्ड ट्रेनें चलाने की तैयारी किए बैठे हैं, लेकिन चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा में जो बातें उभरी हैं, उससे तो लगता है कि फिलहाल ट्रेनों का आवागमन जल्दी सामान्य हो सकेगा। रेलवे के अति व्यस्त रूटों की स्पेशल ट्रेनों में एडवांस बुकिंग की स्थिति ठीक नहीं है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। कर्नाटक के हुबली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी SWR जोन का मुख्यालय है। SWR के प्रवक्ता के शुक्रवार को यह कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। अब चीन को माफ करने के मूड में नहीं है अमेरिका। आर पार की जंग के लिए हो रहा तैयार। अमेरिका और चीन में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। उन्होंने अपने ताज़ा फैसले में अब चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी। इससे चीन की मुश्किलें बढ़ती तय मानी जा रही हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना की महामारी का दंश झेल रहे देशों की अर्थव्यवस्था का दोबारा पटरी पर लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। अमेरिका और चीन के बीच की ये तनातनी यूं तो काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इसमें विवादों की खाई और अधिक चौड़ी हो गई है। यही वजह है कि दोनों जिस तरह का रुख इख्तियार कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये आर पार की जंग के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। महामारी पर अंकुश पाने के लिए सिंगापुर में ट्रैकिंग डिवाइस से होगी कोरोना पर नज़र। सिंगापुर में कोरोना महामारी पर अंकुश पाने के लिए सभी 57 लाख लोग नागरिक को पहनने योग्य एक ट्रैकिंग डिवाइस देने की योजना बनाई जा रही है। छोटे आकार की इस डिवाइस के जरिए कोरोना संक्रमण पर नज़र रखी जाएगी। इस डिवाइस की मदद से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान हो सकती है। इस देश में अब तक कुल 37,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। सिंगापुर के स्मार्ट नेशन इनिशिएटिव मामलों के मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने शुक्रवार को संसद में बताया, हम पहनने योग्य एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित कर रहे हैं और यह उपकरण जल्दी ही तैयार होने वाला है। अगर यह प्रभावी पाया जाता है तो हम सिंगापुर के सभी नागरिकों में इसका वितरण कर सकते हैं। अमेरिका में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। मिनीपोलिस की श्रद्धांजलि सभा में उमड़ी भारी भीड़। गुरुवार को मिनीपोलिस में जॉर्ज फ्लोयड के अंतिम संस्कार के लिए उसके सुनहरी ताबूत के सामने नामचीन हस्तियां, संगीतज्ञ और नेता एकत्र हुए। इस दौरान जहां लोगों की आंखें नम थीं, वहीं उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि यह बदलाव लाने का एक मौका है। उधर लगातार 10वें दिन अमेरिका के सभी बड़े शहरों अटलांटा, वाशिंगटन डीसी, डेनवर और लॉस एंजलिस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। यह लोग नो जस्टिस नो पीस और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे नारे लगा रहे थे। बता दें कि पुलिस हिरासत में फ्लोयड की मौत से पूरे विश्व में आक्रोश है और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई करते पुलिस ने अब तक 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी की इस रणनीति से तिलमिलाया उठा चीन। कहा, आग से मत खेलो।
भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम नरेंद्र मोदी को G7 में शामिल करने का निमंत्रण देने पर चीन तिलमिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की G7 का विस्तार करके G11 या G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी समाचार पत्र ने एक तरीके से धमकाने के अंदाज में कहा कि G7 के विस्तार की योजना में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। कोरोना से मौतों के मामले में इटली से आगे निकला ब्राजील। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 66 लाख के पार हो गई है, जबकि जानलेवा महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,91,000 से अधिक हो गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है, जहां संक्रमितों की संख्या 18,72,000 है। कोरोना से हुई मौतों में मामले में अभी भी अमेरिका सबसे आगे है। यहां अब तक 1.8 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर खड़ा ब्राजील अब कोरोना से हुई मौतों के मामले में इटली को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस से कुल 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान परमाणु समझौता, तेहरान का दावा, अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का किया उल्लंघन। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते के तहत प्रतिबंधों को समाप्त करने का अमेरिकी निर्णय की निंदा की है। मंत्रालय ने दावा किया है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसवी ने शनिवार को कहा, ईरान परमाणु अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मामले में आवश्यक कानूनी उपाय करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका द्वारा उठाया गया यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का सरासर उल्लंघन है। मदुरई में सैलून संचालक की बेटी बनी यूनाडैप की गुडविल एम्बेसडर। कोरोना वायरस के बीच चेन्नई के मदुरई में 13 साल की लड़की को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। इस 13 वर्षीय लड़की का नाम एम नेत्रा है, जिसके पिता एक सैलून के मालिक हैं। मोहन ने न्यूज़ एजेंसी IANS को बताया कि हम इस खबर को सुनकर वास्तव में अभिभूत हैं। उन्होंने बताया कि डिक्सन छात्रवृत्ति ने नेत्रा को 1 लाख रुपए को छात्रवृत्ति राशि में सम्मानित किया है। मोहन ने बताया कि हम छोटे परिवार के साधारण लोग हैं। इस तरह के सम्मान की हमें उम्मीद नहीं थी। बता दें कि वह तमिलनाडु के शहर मुदौरा में एक सैलून के मालिक हैं। यूनाडैप ने नेत्रा के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी मंचों और सम्मेलनों को संबोधित करने वाले जिनेवा में उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। सेना लौटाओ, बंगाल जाने की NOC ले जाओ। जानिए कैसे स्वर्णकारों और पुलिस ने संयुक्त रूप से निकाला उपाय। लॉकडाउन होते ही मध्य प्रदेश के इंदौर में सराफा के 100 से ज़्यादा स्वर्णकारों का करोड़ों रुपए का सोना बंगाली कारीगरों के पास फंस गया। जैसे ही ई-पास की सुविधा शुरू हुई, आभूषण कारोबारियों में घबराहट शुरू हो गई। उन्हें लगा कि यदि कारीगर सोना लेकर चले गए तो लॉकडाउन में बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए स्वर्णकारों और पुलिस ने मिलकर यह व्यवस्था की कि यदि कारीगर बंगाल जाना चाहते हैं तो उन्हें प्रशासन से NOC तभी मिलेगी जब वे व्यापारियों को उनका सोना लौटाएंगे। यह सिस्टम के बाद 2 दिनों में ही कारीगर लौट आए और 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सोना कारोबारियों को लौटा दिया। हर रोज सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।